Hello students. So we were learning about some principles of metrology and metrological instruments. As per our new syllabus, there is some topic remaining in unit second and first. So from this lecture, we will continue and we will cover these remains topic. So let's see our new topic. As we have earlier discussed about your your slip case, and clearly I also I also discussed how to measure from slip gauge, and how many slip gauge in M86 set of slip gauge. So now we will continue method of assembling. मेथड ऑफ असेंबलिंग का मतलब ये होता है कि किस तरीके से जो हम स्लिप गेज को कैसे इस्तेमाल करते हैं और कौन से प्रोसेस से जो है उसका जो उपयोग है वो हम शुरू करते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी चीज़ को मेजर करना हुआ स्लिप गेज से तो किस तरीके से जो है हम शुरू करेंगे। तो अगर बात करें कि हमें मान लीजिए कोई भी मेजरमेंट करनी हुई दो सरफेस के बीच में, ठीक है, तो या कोई भी हमें रिक्वायर्ड डायमेंशंस को मेजर करना हुआ तो हम क्या करते हैं, जो सबसे छोटा स्लिप गेज होता है, स्मॉलेस्ट, ठीक है, इंक्रीमेंट होता है, वो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई रिक्वायर्ड डायमेंशन है कि आपको इतना मेजर करना है, तो सबसे स्मॉलेस्ट जो गेज होगा पहले उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो उससे बड़ा होगा उसको क्या करेंगे, इसी तरीके से हम रिड्यूस करेंगे उस डायमेंशन से, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे उससे नेक्स्ट वाला, और ऐसे ही ये प्रोसेस जो है रिपीट करते जाएंगे जब तक कि हमें डायमेंशन जो है मिल नहीं आती है। इससे क्या होगा कि हमारा जो कम से कम गेज ब्लॉक्स का इस्तेमाल है वो होगा, और जो रिक्वायर्ड डायमेंशन है उसको हम मेजर कर पाएंगे। जैसे कि आपको मान लीजिए M86 के थ्रू एक मेजरमेंट करनी है 50.361 का, तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है सबसे छोटा गेज बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद जो है गेज ब्लॉक का, उसके बाद फिर बड़ा। ठीक है, बात करते हैं एक्यूरेसी की, कि गेज ब्लॉक की एक्यूरेसी किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं या कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो एज पर जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे कि जो गेज ब्लॉक्स होते हैं वो हमारे मेटल के बने होते हैं। ठीक है, तो इन पे जो है टेम्परेचर का काफ़ी इफेक्ट होता है, मतलब कि अगर टेम्परेचर चेंज के साथ इनके जो लेंथ है उसमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो जनरली जो है मेजरमेंट हम कैरी आउट करते हैं वो ये प्रयास करते हैं कि एक ह्यूमिड कंडीशन में, और आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस पर किया जाए, अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है हम मेजरमेंट को कैरी आउट करें। ठीक है, और समय समय पे क्योंकि टेम्परेचर इफेक्टेड होता है तो समय समय पे हम जो है जो गेज ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो डायमेंशन है उसको चेक करते रहते हैं कि कहीं वो मतलब कहीं से घिस तो नहीं रहे हैं, या फिर कहीं गेज ब्लॉक्स किसी तरीके से डिफॉर्म ना होने पाए। ठीक है, अब जनरली क्या होता है कि हम अगर इंडस्ट्री में बात करें तो इन गेज ब्लॉक को मेजर करने के लिए, ठीक है, जो डायमेंशन है इनकी वो मेंटेन रखने के लिए हमारे पास जो है एक रेफरेंस सेट होता है ब्लॉक्स का। ये रेफरेंस सेट जो क्या करते हैं कि अगर हमें जो वर्किंग गेज ब्लॉक्स हैं उनकी डायमेंशन चेक करनी हुई तो हम रेफरेंस सेट का इस्तेमाल करके और इसकी डायमेंशन जो है वो मेजर कर लेते हैं। आते हैं, बात करते हैं कि हमारा मटेरियल कौन सा होता है गेज ब्लॉक्स का। तो जनरली जो होता है हमारे जो स्लिप गेज होते हैं वो ग्रेड स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है, ग्रेड स्टील, या अगर आप बात करें ग्रेड स्टील की तो ये काफ़ी हार्ड होते हैं, और जनरली इनको क्या करते हैं, ये हीट ट्रीटेड होते हैं, है ना। तो हीट ट्रीटेड से क्या होता है कि उनका ग्रेन स्ट्रक्चर जो है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में जो ग्रेन स्ट्रक्चर है वो हम चेंज करते हैं। जनरली
हाइयर टेम्परेचर पे हीट अप करते हैं तो जो मेटल होता है उसका ग्रेन स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इम्प्रूव हो जाती हैं। तो उससे क्या होती है, उसकी हार्डनेस जो है वो बढ़ जाती है, जिससे कि उनकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी जो है उसकी हम हाइयर डिग्री अचीव कर लेते हैं। मतलब कि वो डायमेंशनली काफ़ी स्टेबल होते हैं और डायमेंशन में उनके जो है जनरली चेंज आना मुश्किल होता है। ठीक है, और इनको अगर इसके अलावा भी देखें तो हम टूल स्टील और क्रोम प्लेट स्टील के द्वारा जो है गेज ब्लॉक्स को बनाते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी आपका टंगस्टन कार्बाइड हो गया या क्रोमियम कार्बाइड हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें टंगस्टन कार्बाइड की तो जनरली इसको यूज़ करने का पर्पज मेनली यही होता है कि जो हमारा टंगस्टन कार्बाइड होता है वो काफ़ी हार्ड मेटल होता है ना। हार्डनेस जो होती है टंगस्टन कार्बाइड की वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो जिससे इनका जो है बियर रेजिस्टेंस हो गया या डायमेंशनल स्टेबिलिटी हो गई, ये ज़्यादा होती है। लेकिन अगर बात करें टंगस्टन कार्बाइड तो ये हमारा एक्सपेंसिव होता है रेदर देन स्टील एंड अदर एलिमेंट्स। ठीक है, अब बात करें कि जो कुछ आप देखते होंगे कि जो स्लिप गेज होते हैं आप देखेंगे कि उसमें क्या होता है कि हमारी कोटिंग रहती है, क्रोम प्लेटिंग। ठीक है, तो क्रोम प्लेटिंग करने से क्या होता है, जो सरफेस आपकी होती है गेज ब्लॉक्स की, वो सरफेस क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, जिससे कि कोरोजन वगैरह का कोरोसिव प्रॉपर्टी मटेरियल की वो काफ़ी हाइयर हो जाती है और कोरोजन वगैरह हमारे गेज ब्लॉक्स में नहीं होते हैं। तो मतलब कि किसी भी प्रकार से जो है ब्लॉक्स का वो डिटीरिएशन नहीं होता है और ब्लॉक्स की प्रॉपर क्या नाम है डायमेंशन और सरफेस जो है वो मेंटेन रहती है। लेकिन दिक्कत होती है कि अगर आप क्रोम प्लेटिंग करते हैं तो उससे एज का जो है जनरली क्या होता है कि एज के जो आपके गेज ब्लॉक्स के एज होते हैं उनका टूटना, फ्लैक आउट करना, ठीक है, फ्लैक ऑफ करना करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए जो है जो मेनली यूजर्स हैं जो लार्ज स्केल पे क्या नाम है जहाँ पे इसका यूज होता है तो वो आपका क्रोम प्लेटिंग जो है वो करना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्लिप गेज किस तरीके से जो है मैन्युफैक्चरिंग स्लिप गेजेस की करी जाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ब्लैंक लेते हैं। ब्लैंक मतलब कि एक कटा हुआ पोर्शन होता है, ठीक है, जिसको आप ब्लैंक बोलते हैं, जो कट के आपका निकलता है। तो हम क्या करते हैं, हाई ग्रेड स्टील का ब्लैंक लेते हैं, ठीक है। जो भी हमारी जिस रिक्वायर्ड साइज की हमें गेज बनानी होती है उस साइज का हम पहले एक ब्लैंक लेते हैं। फिर उस ब्लैंक को क्या करते हैं कि ग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है, रफ ग्राइंडिंग जिसको बोलते हैं। जो हमारे हाई ग्रेड स्टील के ब्लैंक्स होते हैं उनकी हम रफ ग्राइंडिंग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि इनको लो टेम्परेचर पे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है इन ब्लैंक्स का हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं, जिससे कि क्या हो कि इनकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है, साथ ही साथ इनकी सरफेस प्रॉपर्टीज जो है वो इम्प्रूव हो जाए, ठीक है, और जो थर्मल स्ट्रेसेस हैं वो इन ब्लैंक्स से रिमूव हो जाए। जनरली क्या होता है, यूजुअली आपके जो मेटल्स होते हैं उसमें थर्मल स्ट्रेसेस भी इंटरनली स्टोर्ड रहती हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या करते हैं, आपका हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के थ्रू इसको हम रिलीज कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि 8 ब्लैंक्स का नंबर्स में हम 8 ब्लैंक्स को लेते हैं, ठीक है, और उनको क्या करते हैं, जो नॉमिनल साइज होती है उस साइज के 8 ब्लैंक्स लेते हैं और उनको क्या करते हैं कि सेम प्लेन फेस वाले मैग्नेटिक चेक पर हम प्लेस कर देते हैं, लगा देते हैं, ठीक है। जब हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हम नॉमिनल साइज के 8 ब्लैंक लेके और सेम फेस वाले मतलब कि एक प्लेन में, है ना, समझ रहे ना, को प्लेनर मतलब कि एक प्लेन वाले फेस वाले चेक पर हम उनको प्लेस कर देते हैं। मैग्नेटिक चेक होता है तो वो जैसे हम लगाते हैं वो
आसानी से जो है उस पर प्लेस हो जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो फेस होता है, लैपिंग एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो कोई भी सतह होती है उसकी फिनिशिंग हम बहुत इम्प्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो जो फेस होता है उसको क्या करते हैं हम, पूरा आपकी क्या नाम ब्लैंक्स का फेस होता है उसको हम लैप करते हैं। ठीक है, लैपिंग प्रोसेस के थ्रू, तो उससे उनकी उसकी सरफेस जो है वो काफ़ी हाईली जो है वो मेंटेन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, हम फेस को चेंज कर देते हैं। जो ब्लॉक्स होते हैं उनको चेंज करके हम अपोजिट फेस को ले आते हैं। ठीक है, फिर उसको भी हम क्या कर रहे हैं, लैप करते हैं। तो लैप से क्या होता है, अपोजिट फेस भी हमारी जो है टोटली फ्लैट बन जाती है। ठीक है, अब जो है पैरेललिज्म और इक्वलिटी को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं कि किन्हीं चार, जो 8 में से 4 हमारे क्या नाम है ब्लैंक्स होते हैं, उनको हम इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, अब इंटरचेंज कैसे करते हैं ये देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे 1 2 दिया हुआ है, 2 ब्लॉक है, फिर 3 4 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ऐसे ये हमारे 8 ब्लॉक है, इसमें नंबर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम डायगोनली चेंज कर देते हैं। मतलब कि जैसे ये 3 4 है तो इसको इधर से चेंज कर देंगे। मतलब चेंज के बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये देखिए इसका एंड चेंज हो गया। ये 16 यहाँ पे क्या था, 15 16 था, तो ये इधर इसके बगल आ जाएगा 16 और 15 यहाँ पे देखिए। ठीक है, फिर इसी तरीके 9 10 था और 11 12 था। अब 11 12 को हम चेंज कर देंगे 8 और 7 से, तो यहाँ पे देखिए बगल में 8 और 7 आ गया। इसी तरीके ये 5 6 था और ये 7 8 था। अब देखिए डायगोनली चेंज कर रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे कि इसके डायगोनल से चेंज करेंगे। तो मतलब कि यहाँ पे 7 8 हटेगा, इधर जाएगा, और हमारा 12 और 11 इधर आ जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे डायगोनल चेंज करेंगे, 3 4 से 15 16 भी क्या नाम है चेंज, इंटरचेंज हुआ था, तो यहाँ पे 4 5 आ जाएगा। ये गलत दिया हुआ है, 4 5 होएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है इंटरनली क्या नाम है चेंज, चार की पोजीशन जो है वो चेंज कर देते हैं, जिससे कि हमारा पैरेललिज्म और इक्वलिटी जो मतलब कि साइज की होती है, जिस साइज का होता है, वो सरफेसेस जो है एक दूसरे के पैरेलल हो जाए और इक्वल हो जाए, कि कोई भी मतलब माइन्यूट का भी डिफरेंस ना रहे। इसके लिए हम ये करते हैं जिससे कि हमारा जो लैपिंग प्रोसेस है उसमें हमें एग्जैक्ट सेम साइज का जो हमें रिक्वायर्ड है वो गेज ब्लॉक हमको मिल पाए। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए फिर भी कोई ऐसा ब्लॉक है जिसकी साइज हमारी नहीं सेट हो पा रही है या ज़्यादा है, या रिक्वायर्ड साइज विद इन जो है एक्यूरेसी रेंज हमारा नहीं है, तो हम इंडिविजुअल ब्लॉक को भी जो है चक पे माउंट करके और उसकी साइज को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम स्लिप गेज का यूज कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं। ठीक है, बात करें यूजेज ऑफ स्लिप गेज, मतलब कि हम इनका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट को किसी भी ऑब्जेक्ट का एक स्टैंडर्ड साइज मेंटेन करना है। ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट उसने बनाया और जो हमारी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो चाहती है कि इसकी लेंथ इतनी ही रहे, तो उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए हम गेज ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ। ठीक है, उसके अलावा एज यू नो, जैसा कि आप लोग को पता भी है कि बहुत प्रिसाइज मेजरमेंट जहाँ होता है, ठीक है, विद एक्यूरेसी, वहाँ पे हम क्या करते हैं, हाईली प्रिसाइज मेजरमेंट को करने के लिए हम गेज ब्लॉक का जो है इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारी जो एक्यूरेसी है वो मेंटेन रहे, मतलब कि एग्जैक्ट जो हमें चाहिए वही मिले। ठीक है, अब देखिए जो गेज ब्लॉक के साइज होते हैं, ठीक है, उसको
समय समय पे जो कैलिब्रेशन प्रोसेस होती है उसको जो चेक किया जाता है कि उनके साइज में कहीं कोई चेंज तो नहीं है, उसको करने के लिए क्या करते हैं हम हाईली मैग्नीफाइड जो है कंपैरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके अलावा कोई भी मान लीजिए हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए, ठीक है, उसका कैलिब्रेशन करने के लिए भी हम गेज ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। और जो आपका इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम मेजरमेंट करते हैं उसका उसकी जो क्या नाम है परफॉर्मेंस वो एक्यूरेटली इंश्योर करने के लिए हम गेज ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि उस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी हमारी मेंटेन रहे। ठीक है, कंपैरेटर का जो डायमेंशन है उसको एक फिक्स डायमेंशन सेटअप करने के लिए भी गेज ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा मान लीजिए जो आपके प्रोडक्शन सिस्टम्स है, ठीक है, उसमें बैच प्रोडक्शन हो रहा है, तो बैच प्रोडक्शन में क्या करते हैं हम बीच से रैंडमली जो है कोई सा भी प्रोडक्ट उठा के क्वालिटी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो उन जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी क्वालिटी चेक करने के लिए, ठीक है, बैच प्रोडक्शन में उनकी क्वालिटी चेक करने के लिए और इंश्योर करने के लिए जो हमारी रिक्वायर्ड साइज है वही प्रोडक्शन हो रही है, हम वहाँ पे भी जो है गेज ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारा जो मेजरमेंट है वो विद प्रिसाइजली एंड विद एक्यूरेसी और कम से कम टाइम में जो है मेंटेन हो पाए। उसके अलावा बात करें वर्नियर कैलिपर्स हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, ठीक है, ऐसे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इनकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम गेज ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए जैसे आपके बाइक्स होती हैं उसमें स्पार्क प्लग हो गया, स्पार्क ऑफ हो गया, ठीक है, इन सब के मेजरमेंट के लिए भी, इनके बीच में गैपिंग मेंटेन करने के लिए भी, या एंगल मेजर किसी भी वर्कपीस का एंगल मेजरमेंट हो गया, ठीक है, एंगुलर सेटिंग, ठीक है, एंगुलर सेटिंग इन साइन बार, ठीक है, ये सब मेंटेन करने के लिए हम जनरली क्या करते हैं गेज ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम गेज ब्लॉक को की केयर कैसे करें। दैट मीन्स कि किसी प्रकार का डिटोरिएशन रोकने के लिए और बेस ब्लॉक इनकी एक्यूरेसी और इफिशियंसी मेंटेन करने के लिए हम किस तरीके से इनकी जो है प्रॉपर केयर करें। तो जनरली क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास एक सेट ऑफ गेज ब्लॉक्स है और आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको उनके रिस्पेक्टिव पोजीशन पे प्लेस करके उस बॉक्स में उनको रख दीजिए। ठीक है, मतलब कि डस्ट फ्री रहें और जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस हैं उसका उस पर प्रभाव बहुत ज़्यादा ना मर पाए। ठीक है, एक और प्रोसेस होती है जब हम मेजरिंग करते हैं गेज ब्लॉक से, तो क्या करते हैं कि उनको इस्तेमाल करने से पहले जो उनकी फ्लैट सर्फेसेस होती हैं, है ना, जो लैप्ड सर्फेसेस होती हैं, एक तरीके से एक मिरर सरफेस होती है जिसको बोलते हैं, मतलब इतने हाई लेवल की आपकी फिनिश होती है सरफेस पे कि आप इस्तेमाल करने से पहले जिन दो या दो से अधिक गेज ब्लॉक का इस्तेमाल करने जा रहे हैं उनको क्या करते हैं एक दूसरे पे क्रॉस फॉर्म में, ठीक है, क्रॉस मतलब कि जैसे बोलते हैं ना कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है, ऐसे फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, और क्रॉस फॉर्म में रखने के बाद हल्का सा प्रेस करके और 90 डिग्री रोटेट करा देते हैं। तो वो क्या होते हैं कि उनके बीच में जो एयर गैप होता है या एयर होती है वो वहाँ पे ट्रैप नहीं हो पाती और एयर रिमूव हो जाती है, और जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, मतलब इस लेवल की फिनिश होती है कि वो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वो मेंटेन हो पाता है और एक वो जो ब्लॉक होते हैं एक दूसरे से बिल्कुल चिपक जाते हैं। इससे क्या होता है कि हम जो है एक्यूरेटली प्रिसाइजली मेजरमेंट कर पाते हैं। तो इस प्रोसेस को जो है हम रिंगिंग ऑफ गेज ब्लॉक्स बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, मतलब कि अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने ये प्रोसेस इस्तेमाल करने से पहले परफॉर्म करा तो सामने वाले को पता हो जाएगा कि आपको गेज ब्लॉक्स को इस्तेमाल करना प्रॉपर तरीके से आता है। ठीक है,
उसके अलावा अगर आप गेज ब्लॉक्स को क्या नाम है इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके पहले आप को ये जरूर एश्योर करना होगा कि जो सर्फेसेस हैं जिनको हम मिला के मेजरमेंट कर रहे हैं वो परफेक्टली क्लीन होनी चाहिए। मतलब कि कोई डस्ट, मतलब अगर सोचिए थोड़े से भी डस्ट के पार्टिकल्स जो है तो वो क्या करेंगे जब आप उनको रिंगिंग करेंगे ब्लॉक्स को, तो उससे क्या होगा कि सरफेस पे वियर आ जाएगा। ठीक है, तो काइंडली ये आप इंश्योर जरूर करें जब भी आप रिंगिंग प्रोसेस परफॉर्म करने जा रहे हो तो जो फेसेस हैं वो डस्ट फ्री हो। ठीक है, उस पे जो भी आप मेजरिंग जो भी आप फेस जो है वो मेजरमेंट में इस्तेमाल करने जा रहे हैं, आप उस पे जो है किसी प्रकार की जो है फिंगरिंग, मतलब कि फिंगर मूव ना करें, है ना, क्योंकि वो भी इफेक्ट डालता है। और एक थिन लेयर, मतलब गेज ब्लॉक्स को रखने से पहले एक थिन लेयर जो है ग्रीस का, उस पे आप क्या करते हैं लेप लगा दें, प्लेस कर दें, जिससे कि उनकी जो क्या नाम है उनका जो क्षरण है वो होने ना पाए। उसके अलावा बात करें कि अगर केयर की, तो अगर संभव हो तो इसको गेज ब्लॉक्स को हम मतलब एज पर रिक्वायरमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो टेम्परेचर है वो यूजुअली 20 डिग्री नॉन ह्यूमिड कंडीशंस होनी चाहिए। तो यूजुअली अगर पॉसिबल हो तो गेज ब्लॉक्स का इस्तेमाल जो है एयर कंडीशनड रूम में और डस्ट फ्री एटमॉस्फेयर में किया जाना चाहिए। ठीक है, इनको कभी जो है सरफेस प्लेट पे हमें प्लेस नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा इनकी एक्यूरेसी जो है वो टाइम एक परफेक्ट, मतलब कि एक फिक्स इंटरवल के बाद जो है एक्यूरेसी चेक करनी चाहिए। और हमें, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मिनिमम नंबर ऑफ गेज ब्लॉक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो आपकी रिंगिंग प्रोसेस है वो करेक्ट प्रोसेस, मतलब कि करेक्टली परफॉर्म करना चाहिए। अगर आप रिंगिंग प्रोसेस सही से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो गेज ब्लॉक्स को वो क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये कुछ जो है हमारे गेज ब्लॉक्स के रिगार्डिंग टॉपिक्स थे जो हमारे अभी डिस्कस नहीं हुए थे, तो वो हमने अभी डिस्कस कर लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिलेंड्रिकल बोर गेज। अगर बात करें सिलेंड्रिकल बोर गेज की, ओके, तो बात करते हैं बोर गेज की। ठीक है, जो हमारे सिलेबस में सिलेंड्रिकल बोर गेज, उसकी अगर हम बात करें तो देखिए बोर गेज क्या होता है, एक तरीके से एक टूल होता है जो कि कोई भी सिलेंड्रिकल शेप का अगर हॉलो सिलेंडर है या फिर कोई पाइप है या कोई होल है, उसके उसके अंदरूनी जो क्या नाम है सिलेंड्रिकल आप हॉलो एरिया जो होती है, हॉलो सरफेस, उसकी डायमीटर मेजर करने के लिए जनरली हम सिलेंड्रिकल बोर गेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें जब हम बोर गेज को होल में इंसर्ट करते हैं, जिस मतलब कि जिस भी होल को हमें मेजर करना होता है, जब हम उसको इंसर्ट करते हैं तो क्या करते हैं कि इसमें क्या होता है, एनविल होता है। ठीक है, एक फिक्स एनविल होता है, एक मूवेबल होता है। तो फिक्स वाला हम एक साइड पे लगा देते हैं। ठीक है, और जो दूसरी एनविल होती है वो क्या करती है, मूव करती है जनरली। और कहीं कहीं पे क्या होता है कि जो एनविल्स होती हैं वो दोनों ही मूवेबल होती हैं और वो आउटर डायरेक्शन में, बाहर की ओर जो है वो मूव करती है। ठीक है, तो मूव करके वो क्या करती हैं, जाके सरफेस पे टच हो जाती हैं और जो रीडिंग है वो हमारा डायल गेज पे जो है वो आ जाता है। तो उसे हम रीड कर लेते हैं कि जो क्या नाम है हमारा होल है या जो पाइप है, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, उसकी जो इंटरनल डायमीटर है वो कितनी है। ठीक है, इनको जो है हम अन्य नामों से भी जानते हैं जिनको बोलते हैं, जैसे कि सिलेंड्रिकल टेस्ट, सिलेंडर टेस्ट या होल टेस्ट या बोर माइक्स या
होल टेस्ट या इंटरनल माइक्रोमीटर, होल्ड बोर गेज या टेलीस्कोपिंग गेज के नाम से भी जो है हम बोर गेज को, सिलेंड्रिकल बोर गेज को जानते हैं। ठीक है, बात करें अगर टाइप्स की तो बहुत डिफरेंट टाइप के जो है बोर गेज इस्तेमाल किए जाते हैं, कई टाइप्स होते हैं। कुछ जो होते हैं जिसमें क्या होता है कि जो एनबिल है वो 2 की जगह 3 एनबिल का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के जो आपके गेज होते हैं उनको ट्राई माइक्स भी कहते हैं या इंटरनल माइक्रोमीटर भी कहा जाता है। और इनका जो कैलिब्रेटिंग होता है, कैलिब्रेशन होता है, तो इनको हम जो रिंग्स होती हैं इनको सेटिंग रिंग्स के थ्रू जो है कैलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और कॉमनली जो यूज होने वाला हमारा बोर गेज होता है, ठीक है, वो क्या है, उसमें क्या होता है 2 एनबिल होते हैं। ठीक है, और उनको हम जो है गेज ब्लॉक्स के द्वारा कैलिब्रेट कर सकते हैं। प्लग गेज की बात करें, ये भी एक टाइप का क्या नाम है बोर गेज है। ये काफ़ी सिंपल होते हैं, और बात करें इनके फीचर्स की तो जो इनके प्लग की साइज होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, दोनों एंड पे जो प्लग की साइज होती है वो अलग होती है। अगर बात करें तो जो करेक्टली साइज बोर होता है वो क्या होता है कि जो लार्जर प्लग होता है उसमें फिट नहीं होता है, स्मॉलर प्लग जाके फिट हो जाता है। इसके अलावा अगर देखें तो आपको रीडिंग्स जो है बोर गेज की, आपने जैसे डायमीटर मेजर करा, उसकी रीडिंग्स रीड करने के लिए आपके पास डायल गेज या फिर अब आजकल तो डिजिटल रीड आउट मीटर भी आने लगे हैं, जिससे जो है आप इंटीरियर जो है डायमेंशन, उसकी विड्थ वगैरह या डायमीटर जो है आप आसानी से मेजर कर सकते हैं। अगर बात करें इनके यूज़ की कि बोर गेज को हम यूज़ कहाँ करते हैं, आइए एक बार देख लेते हैं कि ये किस तरह से होते हैं, फिर हम उनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये एक प्रकार का जो है बोर गेज है। अब ये क्या होता है, ये यहाँ पे एक लीवर है जो कि यहाँ पे क्या होता है आपका, ये यहाँ पे हिंज्ड रहता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये आपकी एनविल है, एक ये एनविल है, एक ये एनविल है। ठीक है, तो ये एनविल क्या होती हैं, बाहर की तरफ एक्सपेंड कर जाती हैं। ये जब आप अंदर इनको क्या नाम है इंसर्ट करते हैं खोल के, तो एनविल बाहर की तरफ निकलती हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, एक स्प्रिंग लोडेड मेंबर्स भी होते हैं ये, तो ये क्या करते हैं कि इन एनविल को जो है वो एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और ये इस क्या नाम है धीरे धीरे जो है स्प्रिंग के थ्रू ओपन और क्लोज होते हैं, जैसे जैसे डायमेंशन वेरी करती है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे, जैसे ये फिक्स एंड और मूवेबल एंड वाला हमारे पास डायल बोर गेज है, तो जैसे इंसर्ट हमने किया तो धीरे धीरे जो ये फिक्स एंड है इसको एक सिरे पे हमने लगा दिया। अब क्या करेंगे, धीरे धीरे जो मूवेबल एज है उसको एक्सपेंड करेंगे, बाहर की तरफ ले जाएंगे, और जब ये दूसरी सरफेस पे जाके टच करेगा तो हम यहाँ पे रीडिंग पढ़ लेंगे और वो हमारी जो है डायमीटर हो जाएगी। देखिए, इसके अलावा क्या है, एक इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन लेवल। ठीक है, मैग्निफिकेशन लेवल क्या है कि जो ये लेंथ है, ये जिस जिस तरीके से वैरी करती है, उसका ये मैग्निफिकेशन इस रॉड के थ्रू जो है डायल गेज पे हमें गेन होता है। अगर बात करें रेंज की, तो जो हमारा बोर गेज होता है, जनरली इसका 35 से लेकर 60 mm तक का जो इनका रेंज होता है वो होता है, और इनके रेंज को हम बढ़ा भी सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो ये हो गया आपका बोर गेज। चलिए यूजेस देखते हैं कि बोर गेज हमारा जनरली कहाँ पे यूज होता है। अगर बात करें बोर गेज के यूज की, तो इनका वास्ट एप्लीकेशन है, दैट इज जैसे कि आपका सिलेंडर हो गया। ठीक है, अब सिलेंडर कभी कभी आपको देखते होंगे रीबोर कराना होता होगा, तो यहाँ से हम मेजर कर लेते हैं, अगर सिलेंडर की जो डायमीटर है वो बढ़ जाती है
तो कितनी बड़ी हुई है उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिर से या कम हो गई है, तो जो आपका डायमीटर यूजुअली क्या होता है, बढ़ जाता है तो आपका पिस्टन फिट नहीं आता, ठीक है। तो हम उसे मेजर करते हैं और फिर से जो है रीबोर करते हैं। उसके अलावा पाइप हो गया, होल हो गया, इसको जो है इनकी डायमीटर मेजर करने के लिए हम सिलेंड्रिकल बोर गेज का इस्तेमाल करते हैं। और भी ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में या इंस्पेक्शन, कैलिब्रेशन, अदर प्रोसेस में जो है काफ़ी वास्ट लेवल पे गेजेस, इन गेजेस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो इंजन ब्लॉक होता है उसके होल्स को मेजर करने के लिए, ठीक है, जिससे कि हमारा जो पिस्टन है वो टाइट फिट हो पाए, उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कहीं कोई अगर मान लीजिए सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, उसको लीक प्रूफ बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि जो उनके बीच जो मीटिंग आपके ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बीच में गैप जो है वो ना रहे, ठीक है। उसके अलावा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में मेंटेनेंस एम्प्लॉयज़ द्वारा जो है डायमेंशन चेक करने के लिए भी तमाम क्या नाम है, अगर बात करें तो बहुत सारे जो हमारे जॉब्स होते हैं उनकी इंटरनल डायमीटर चेक करने के लिए हम बोर गेज का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिलर गेज, ठीक है। अब देखिए फिलर गेज क्या होते हैं कि बहुत पतली पतली स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है। इनको क्या करते हैं कि तो काफ़ी क्लोजली जो क्लोज मेटिंग एलिमेंट्स होते हैं, एक दूसरे के काफ़ी क्लोज जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में क्लियरेंस मेजर करने के लिए, उनके बीच का गैप मेजर करने के लिए हम ये फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ये पतले पतले स्ट्रिप्स होती हैं और जो एक पॉइंट पे हिंज रहती हैं, तो इनको अगर ज़रूरत है तो हम ओपन करके इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो फिर एक फॉर्म में, मतलब कि इनको आप एक एंड से लेके दूसरे एंड तक एक पतली सी स्ट्रिप में और प्रॉपर थिकनेस की रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें फिलर गेज की, तो इनको हम थिकनेस गेज या क्या क्या नाम है, थिकनेस गेज या फिलर गेज कहते हैं। और ये क्या करते हैं कि जो हमारे मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनको, इनकी प्रिसाइज रीडिंग, ठीक है, मतलब कि जो उनकी वो रीडिंग्स ले रहे होंगे उनको प्रिसाइजली मेजर करने के लिए, ठीक है, उन ऑब्जेक्ट के बीच में गैप जो होता है या जो दो या दो से अधिक जो पैरेलल सरफेसेस होती हैं उनके बीच में क्लियरेंस मेजर करने के लिए, या दो मशीन पार्ट कोई मेटिंग पार्ट हैं उनके बीच में गैप मेजर करने के लिए, मतलब क्लोजली एकदम जो सटे होते हैं, ठीक है, दो फ्लैट सरफेसेस जो एकदम क्लोज हो उनके बीच का गैप मेजर करने के लिए हम फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ये सेट के फॉर्म में आते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे नंबर ऑफ गेजेज हैं, फिलर गेज हैं, और ये टोटल एक सेट है। यहाँ पे ये हिंज है, तो अभी ये ओपन है, नहीं, अगर हमें इस्तेमाल नहीं करना होता तो इनको एक सेट के रूप में हम फिर से क्या करते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगर बात करें, अगर हम एक सेट में बात करें तो काफ़ी मतलब डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर के डायमेंशंस के गेज होते हैं, मतलब कि यूजुअली आप देखेंगे कि 20 या 25, हो सकता है 100 नंबर्स में जो है 100 डिफरेंट डायमेंशंस के जो है आपको गेज, फिलर गेज आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। उसके अलावा जनरली अगर हम मटेरियल की बात करें तो ये कार्बन स्टील के बने होते हैं, जैसे कि देखिए हार्ड मटेरियल का हम इसलिए बनाते हैं कि क्योंकि इनकी थिकनेस काफ़ी कम होती है, तो ये भी पॉसिबल है कि मेजरमेंट करते टाइम ये उन सरफेस के बीच में जो है कंप्रेस ना हो जाए, जिससे कि इनकी डायमेंशन या जो हमारी एक्यूरेसी है वो अफेक्टेड हो, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। समटाइम्स हम जो है शाफ्ट, नट या रिविट के बीच में जो कॉमन कनेक्शंस होते हैं उनके बीच में क्या नाम है गैप को मेजर करने के लिए भी फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं, या बहुत टाइम पे
हम कैलिब्रेशन प्रोसेस में जो है थिकनेस वगैरह मेजर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें जो आपको ये जो एक सिंगल गेज दिख रहा है, फिलर गेज, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लीप्स के या प्लेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं, जैसे कि ये अलग साइज का होगा, ये अलग साइज का होगा, ऐसे ऐसे जो इनकी साइज होती है और इनके कम्बिनेशन से भी और नंबर्स को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इनके डिफरेंट डिफरेंट कम्बिनेशन से भी हम थिकनेस को मेजर कर सकते हैं, जो कि क्या नाम है, मान लीजिए वो स्पेसिफिक किसी थिकनेस के ब्लेड या लीप्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो दो के कम्बिनेशन को बना के भी हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें देखिए, अब अगर बात करें फीलर गेज की, तो इनके डिफरेंट डिफरेंट कम्बिनेशंस आते हैं। कुछ में क्या होता है कि लॉक करने के लिए लॉक नट होते हैं, उसके थ्रू जो है हम इनको टाइट करके और ब्लेड को क्या नाम है पोजीशन करके इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें टाइप्स ऑफ फीलर गेज की, तो एज पर देखिए कुछ तो टाइप्स होते हैं, कुछ क्या होता है कि कभी कभी हम डिफरेंट एज पर आवर रिक्वायरमेंट, जैसे भी हमें रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, ठीक है, कहीं पे। तो अगर बात करें टाइप्स की, तो कॉमन टाइप जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लीफ या स्ट्रेट ब्लेड गेज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ब्लेड होती हैं वो फ्लैट होती हैं, स्ट्रेट होती हैं, और इनकी जो बिट्स होती है, मतलब की चौड़ाई, थिकनेस, वो क्या होती है, आगे से लेके पीछे तक यूनिफॉर्म होती है, सेम होती है, ठीक है। और ये जनरली आपको कार्बन स्टील के जो है ब्लेड्स जो होते हैं या लिप्स, वो कार्बन स्टील के बने होते हैं। हम देखिए जो उसके अलावा अगर हम और डिफरेंट वैरायटी की बात करेंगे इसकी, तो आपको उनकी लेंथ में चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, वेरिएशन के तौर पे उनकी लेंथ में देखने को चेंजेस मिल जाएंगे। हो सकता है कि लेंथ शॉर्ट हो जाए, फिलर गेज की कम हो जाए, या हो सकता है कि वो फ्लैट ना होके बेंड हो जाए, राउंड हो जाए, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, इसी के इनके बेस पे जो है पूरा सेट जो है वो चेंज हो जाता है। तो ऐसे वेरिएशंस आपको जो है जनरली देखने को मिलते हैं। अब जैसे बेंड की बात करें, तो कहीं पे होता है कि हम डायरेक्ट फ्लैट से जो है मेजरमेंट, गैप्स का मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे हम बेंड फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो जो मेजरमेंट है उसको, उस प्रोसेस को ईजियर बनाने के लिए, कन्वीनियंट बनाने के लिए हम डिफरेंट टाइप के फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि अगर बात करें कि हमारे पास स्पेस ही कम है मेजर करने के लिए, जहाँ पे गैप्स मेजर करना है वो स्पेस काफ़ी कम है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, स्मॉल साइज़ के जो लिप्स होती हैं उन फिलर गेज का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा अगर मान लीजिए कि जो गेज है उसको मूव कराने के लिए हमारे पास स्पेस नहीं है, वहाँ पे हम बेंड टाइप फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम फिलर गेज को डिफरेंट टाइप से जो है वो बना भी सकते हैं, ठीक है। सम टाइप्स ऑफ फिलर गेज हैविंग ब्लेड लाइक टेपर्ड शेप, ठीक है। कुछ ऐसे भी फिलर गेज होते हैं जिसकी जो ब्लेड की शेप होती है वो टेपर्ड होती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है अपने मेजरमेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर कहीं पे ज़रूरत है, तो जो फिलर गेज का लिप्स का कॉम्बिनेशन है वो हम एज पर आवर रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज कर देंगे, ठीक है। अगर हम बात करें फिलर गेज के स्पेसिफिकेशन की, मतलब कि हम जो जनरल स्पेसिफिकेशन है, जैसे कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो जनरल स्पेसिफिकेशन है या क्या क्या चीज़ें हैं फिलर गेज को, अगर हम मान लीजिए ख़रीदने जाते हैं, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें देखनी ही चाहिए या उनका होना मस्ट है। जनरली जो है आपको फिलर गेज में ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो बात करते हैं
कि स्पेसिफिकेशन ऑफ फिलर गेज की क्या क्या होती हैं। तो जैसे कि बात करें ठीक है, अब आप मार्केट में जाएंगे तो डिफरेंट काइंड के आपको फिलर गेज मिल जाएंगे, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसकी अगर हम बात करें, जैसे नंबर ऑफ ब्लेड्स की या लिप्स की, तो आप देखते होंगे बहुत डिफरेंट डिफरेंट साइज के या क्या नाम है टाइप के जो सेट होते हैं, उसमें नंबर ऑफ ब्लेड्स अलग अलग होती हैं। किसी में आपको जो नंबर ऑफ ब्लेड्स हैं वो 10 भी मिल जाएंगी, या किसी फिलर गेज में आपको नंबर ऑफ ब्लेड्स जो है वो 13 या 15 या 25 26 या 31 भी मिल जाएंगी। ठीक है, ये सब वेरी बहुत ही कॉमन जो है कॉम्बिनेशन है जो आपको यूजुअली देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि कहीं किसी में आपको 100 भी मिल जाए। तो मतलब कि नंबर ऑफ ब्लेड्स जो है क्या नाम है इस तरीके से बढ़ते बढ़ते आपको 100 तक भी देखने को फिलर गेज के मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है अगर हम बात कर रहे थे स्पेसिफिकेशन की सॉरी, तो नेक्स्ट हमारा जो स्पेसिफिकेशन है फिलर गेज का, वो हमारा है ब्लेड मटेरियल। कि हमारा ब्लेड मटेरियल जो है फिलर गेज में कौन कौन से जो ब्लेड मटेरियल हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो सामान्य रूप से हमारा जो है कार्बन स्टील मटेरियल जो है वो यूज़ किया जाता है और फिलर गेज बनाने में। उसके अलावा क्या करें, जो ब्रास है या आपका स्टेनलेस स्टील है, इवन प्लास्टिक भी यूज होता है कहीं कहीं पे। ठीक है, एज अ फिलर गेज मटेरियल। ठीक है, अब देखिए ब्रास का एडवांटेज हमारा ये है कि ये कोरोड नहीं होता है, मतलब कि तो और इसमें क्या होता है कि इसको जब हम इस्तेमाल करते हैं तो यूजली जब सरफेस एक दूसरे पे रब करती हैं तो स्पार्क का जो खतरा है वो बना रहता है। जो अगर हम ब्रास का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ऐसे किसी भी जो है खतरे से थोड़ा मतलब ऐसे खतरे से जो है हम बच सकते हैं, क्योंकि ब्रास जो होता है थोड़ा सा नॉन कोरोसिव के साथ साथ जो है नॉन स्पार्केबल मटेरियल भी होता है। ठीक है, तो अगर हमें कोई ऐसी जगह पे फिलर गेज का इस्तेमाल करना है जो कि एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर वाली प्लेस है, तो वहाँ पे हम ब्रास को कंसीडर कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा ब्रास होता है वो नॉन कोरोसिव एंड नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी जो है वो कंटेन करता है। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टीज़ जो है हम देखते हैं कि ये डिजायरेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और फिलर गेज की। अगर हम बात करें स्पेशली इन इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर फिलर गेज का इस्तेमाल कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें ऐसा मटेरियल चाहिए होता है क्योंकि कोरोजन रेजिस्टेंस हो, साथ ही साथ क्या हो, मैग्नेटिक ना हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि फिर हम ब्रास का इस्तेमाल आसानी से कर पाते हैं। अगर बात करें स्टेनलेस स्टील की, तो वो क्या होता है कि स्टेनलेस स्टील कैन स्टैंड विद हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर की अगर बात आती है तो फिर वहाँ पे हम स्टेनलेस स्टील को प्रेफर करते हैं। अगर ऐसे भी किसी ऑब्जेक्ट का हमें टेम्परेचर मेजर करना है, तो टेम्परेचर नहीं, सरफेसेस के बीच में गैप को मेजर करना है, तो वहाँ पे जो फ्लेयर गेज होगा वो होगा स्टेनलेस स्टील का। और अगर हम बात करें प्लास्टिक की, वो भी जो है नॉन कोरोसिव प्रॉपर्टीज़ की वजह से, नॉन कोरोसिव नॉन स्पार्किंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो है हम जो है प्लास्टिक का भी इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ जो प्लास्टिक होती है उसमें एंटी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी होती है, मैग्नेटिक जो है प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो कहीं कहीं पे जो है आ, हमारा प्लास्टिक का भी इस्तेमाल जो है
किया जाता है एज अ ब्लेड मटेरियल ऑफ फिलर गेज, ठीक है। और कभी कभी होता है कि आप देखते होंगे एक सेट में, जो फिलर गेज का एक सेट होता है, उसमें डिफरेंट टाइप के जो है ब्लेड, डिफरेंट मटेरियल के ब्लेड हो सकते हैं, जैसे कि स्टील या ब्रास का आप एक साथ लेके बना सकते हैं। तो वो अपने अपने रिक्वायरमेंट पे होता है कि जैसी सिचुएशन और कंडीशंस होती है उसके हिसाब से हम कॉम्बिनेशन का भी फिलर गेज बना लेते हैं। बात करें ब्लेड की लेंथ की, अब देखिए जैसा कि मैं आपको अभी पहले भी बता चुका हूँ कि हमारा जो ब्लेड लेंथ होता है वो भी क्या करता है, हम जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस प्रकार से जहाँ पे हमें मेजर करना है उस मेजरमेंट को ध्यान में रखते हुए कि किस प्रकार का वहाँ पे स्पेस है जिस ऑब्जेक्ट के सरफेसेस के बीच में हमें गैप्स को मेजर करना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी जो ब्लेड लेंथ है वो हमारा चेंज होता रहता है। वैसे अगर हम सामान्य ब्लेड लेंथ की बात करें तो हमारा जो है 4 से 5 इंच का ब्लेड का लेंथ जो है वो अराउंड 4 से 5 इंच तक होता है। और अगर बात करें कि अगर हमें कहीं पे बड़े ब्लेड की रिक्वायरमेंट है तो हम 10 से 12 mm तक के लेंथ इंच तक के जो है लेंथ के ब्लेड बनाते हैं। उसके अलावा बात करें तो अगर स्मॉलर ब्लेड की रिक्वायरमेंट है तो हम 1 इंच या आप पौना इंच का भी ब्लेड लेंथ देख सकते हैं। उसके अलावा जो साइज़ होती है, साइज़ भी कहीं कहीं पे आपको मीट्रिक मिल जाएगी, कहीं कहीं पे आपको यूके और ब्रिटिशर्स जो इस्तेमाल करते हैं वो डायमेंशन की यूनिट मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर बात करें वैसे यूजली क्या होता है कि इंच और डेसिमल दोनों में जो है डेसिमल या मिलीमीटर में अवेलेबल होते हैं। तो जो भी क्या नाम है कन्वीनियंट हो एज पर योर रीजन, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है फिलर गेज को हम चूज कर लेते हैं कि हमें mm मेजर करना है या इंच में मेजरमेंट करना है। उसके अलावा पैकेजिंग की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत से जो फिलर गेज होते हैं वो फैन फोल्ड के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। जैसे कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके वो एक जगह पे हिंज रहते हैं, तो ओवरलैप करके वो एक स्मॉल शेप में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, जिसको फैन फोल्ड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अगर बात करें इसमें क्या होता है कि जो ब्लेड्स होती हैं वो एक हैंडल के रूप में फोल्ड हो जाती हैं जब हम उनको यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। अगर बात करें कुछ सेट ऐसे भी होते हैं जिसमें जो आपके ब्लेड्स होते हैं वो इंडिविजुअली स्टोर करके अलग अलग जो है वो रखे रहते हैं, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उनका इस्तेमाल एक साथ भी कर लेते हैं। अगर हम मटेरियल की बात करें तो जो मटेरियल होता है वो हमारा मल्टी फुट लेंथ कॉयल जो है उसके फॉर्म में स्पेसिफिक विड्थ एंड लेंथ के और थिकनेस के रूप में जो है मिल जाता है, जो कि अगर जो हमारा इंडिविजुअल आपका लीव्स होता है या ब्लेड होती है वो किसी सेट का फॉर्म नहीं होती, वो इंडिविजुअली ही जो है मेजरमेंट में पार्टिसिपेट करती है। दैट मीन्स कि हम उसका इस्तेमाल इंडिविजुअली ही करते हैं, एज अ सेट भी कर सकते हैं, तो वो हमारी अपनी रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा अगर बात करें साइज़ की तो जो होता है इनकी साइज़ होती है वो नंबर ऑफ ब्लेड पे डिपेंड करती है कि एक सेट में कितने नंबर ऑफ ब्लेड्स हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है ये भी डिपेंड करता है कि जो फिलर गेज हमारा है वो इंग्लिश साइज में है या इंग्लिश उसमें है स्टेट या मीट्रिक में है। इसके अलावा बात करें
जो फिलर गेज की साइज़ होती है, अगर हम फिलर गेज की साइज़ की बात करें तो जो फिलर गेज की साइज़ होती है वो हमारे नंबर ऑफ ब्लेड के साथ साथ जो है, जो फिलर गेज होता है वो मतलब इंग्लिश जो डायमेंशंस है वो इंग्लिश उसमें ली जा रही है या मीट्रिक में ली जा रही है, इस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो आगे हमें एक टेबल दी गई है, उसमें क्या है कि एक मीट्रिक फॉर्म में दिया गया है, ठीक है, फिलर गेज की साइज, और एक जो है आपका इंच में दिया गया है, और दोनों में जो नंबर ऑफ ब्लेड्स है वो 25 है। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि किस तरीके से जो है साइज जो है वो अलग अलग उसमें अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से होती है, ठीक है। जैसे अमेरिकन की अलग होती है, ब्रिटिशर्स की अलग होती है। उसके बाद बात करें तो जो हमारा फिलर गेज होता है उसमें मान लीजिए कि आपकी ब्लेड की जो साइज है वो अलग अलग है। जैसे कि आप देखिए, देखते हैं अभी। अब जैसे ये आपको टेबल दी हुई है, ठीक है, तो ये क्या है, ये जो है 25 ब्लेड की डेसिमल इंच गेज है, ठीक है। ये सारी जो लेंथ आपको दी हुई है, साइज दी हुई है, थिकनेस दी हुई है, वो इंच में दी हुई है। जैसे 0.0015 इंच, 0.0020 इंच, ठीक है। ये डिफरेंट जो है आपको इंचेस में दी गई है। अगर यही बात करें एमएम में तो 0.04 mm, 0.05। अब देखिए, अगर हो सकता है कि आपको डायरेक्ट 0.0015 की थिकनेस का कोई गैप मेजर करोगे मिल जाए। अगर नहीं मिलता है तो 15 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40। अब मान लीजिए आपको 35 का मेजरमेंट करना हो, तो आप 20 और 15 को मिला के 35 का जो है मेजरमेंट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम दो या दो से अधिक जो है फिलर गेज को एक साथ जो है इस्तेमाल करके और रिक्वायर्ड थिकनेस को जो है मेजर कर सकते हैं। बात करें यूज़ ऑफ वायर गेज और फिलर गेज की, कि फिलर गेज का जनरली हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, तो अगर हम माफ़ कीजिए बात करें एप्लीकेशन की, तो आप देख रहे होंगे कि जहाँ पे भी आपको स्मॉल गैप, काफ़ी थिन गैप जो है वो मेजर करने के लिए, चाहे वो सॉरी चाहे वो मशीन के मेटिंग पार्ट हो या फिर दो पैरेलल सरफेसेस हो, ठीक है, जहाँ भी ऐसी सिचुएशंस होती है जो काफ़ी स्मॉल माइन्यूट सा गैप होता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम जो है एज अ मेजरिंग डिवाइस फिलर गैस का इस्तेमाल और फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका स्टील रूल या कैलिपर या अदर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उनका इस्तेमाल करके जो क्या नाम है गैप्स हम मेजर नहीं कर सकते हैं, मतलब सामान्य तरीके से जो गैप मेजर नहीं हो पाते, वहाँ पे फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। अगर बात करें इंडस्ट्रीज में, तो आपकी एरो स्पेस इंडस्ट्री हो गई या ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो गई या फार्म फार्म फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो गई, फार्मेसी इंडस्ट्री या फिर आपका ऑयल एंड गैस हो गया, यहाँ पे जो है आपको इसके एप्लीकेशंस देखने को मिल जाएंगे। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें जो आपका वाल्व होता है, ठीक है, वाल्व क्लियरेंस मेंटेन करने के लिए हम जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। जो रॉकर आर्म होते हैं और वाल स्टेम होता है, उनके बीच का जो गैप होता है उसको मेंटेन करने के लिए हम फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा बात करें जो आपकी स्पार्क प्लग होती है, उसका गैप मेंटेन करने के लिए, मेजर करने के लिए फिलर गेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आपको ऑयल रिफाइनरी वगैरह में, ठीक है, या वाल स्लॉट साइज रिएक्टर हो गया, उसके मेजरमेंट में जो है उनकी बेजल को
मेजर करने के लिए हम फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में, तो टेप्स या फिल्म हो गई, उसकी जो थिकनेस होती है उसका मेजरमेंट फिलर गेज की सहायता से ही किया जाता है। तो इस प्रकार से देखिए बहुत वाइड एप्लीकेशन आपको फिलर गेज का मिल जाएगा, डेली लाइफ में भी और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी। उसके अलावा बात करते हैं वायर गेज की। तो देखिए जैसे हमारा फिलर गेज होता है, उसी तरीके से वायर की, जिस तरीके से आपका फिलर गेज जो होता है वो सरफेसेस के बीच में गैप को मेजर करने के लिए किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता था, उसी तरीके से आपके वायर गेज होते हैं जिनका इस्तेमाल हम क्या करते हैं कि वायर्स की जो डायमीटर होती है उसको मेजर करने के लिए वायर गेज का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए कई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अमेरिकन वायर गेज जो है एक संस्था है, ठीक है। अब अमेरिकन वायर गेज जो होते हैं उनकी जो क्या नाम है स्टैंडर्ड्स होते हैं वो ब्रिटिशर्स से अलग होते हैं। तो अमेरिकन वायर गेज जो होते हैं उनको AWG बोलते हैं, और अगर ब्रिटिशर्स की बात करें, ब्रिटिश इंपीरियल स्टैंडर्ड वायर गेज, तो इनको SWG बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें IEC, ठीक है, जो क्या नाम है आपका कुल मिला के IEC 60228, तो ये क्या था, ये वर्ल्ड वाइड इसका क्या नाम है स्टैंडर्ड कुल क्या नाम है इम्प्लीमेंट किया जाता है और इसको वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कमीशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है, IEC 60228। तो ये कुछ जो है स्टैंडर्ड्स हो गए जिनका जो है जिनके जिनके बेस पे ये फिलर गेज जो वायर गेज है उनकी अलग अलग साइज होती है। अब बात करें वायर गेज की, तो वायर गेज को का इस्तेमाल हम वायर के डायमीटर को मेजर करने के लिए करते हैं। इनको अगर बात करें इनके शेप की, तो ये सर्कुलर फॉर्म में या आप कह सकते हैं कि ऑब्लॉन्ग फॉर्म में, ठीक है, होते हैं। और इनके एजेस पे क्या होती है, एक तरीके से नोच होती है, नोच बोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कट टाइप का, जैसे आप ऑयल जहाँ से गिरता है तो उसके लिए एक पाथवे बना होता है ना, उसके अकॉर्डिंग आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, नोच बोलते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से इसमें भी क्या होता है, एच पे क्या होता है, नोच होता है, और जो नोच होते हैं उस पे क्या होता है, उनका वायर साइज नंबर पड़ा रहता है। जैसे कि अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से, ये देखिए ये जो नोचेज हैं, ठीक है, ये मान लीजिए ये नोच है ना, इसके ऊपर क्या है, इस वायर का साइज नंबर पड़ा हुआ है, ठीक है। बात करें कि कौन कौन से स्टैंडर्ड होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि अमेरिकन का AWG, ब्रिटिशर्स का SWG, और एक IC गेज टूल स्टैंडर्ड भी होते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग मेजरमेंट होती है, ठीक है। अब जनरली अगर हम बात करें अमेरिकन की, तो जो उनका मेजरमेंट होता है वो इंचेस में होता है, वाइल द ब्रिटिशर्स यूज इन मीट्रिक फॉर्म। एंड अगर IC की बात करें तो उनका भी मीट्रिक ही होता है। अब देखिए चूंकि अलग अलग देश में अलग अलग स्टैंडर्ड जो है वो सेट किए गए हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि इनमें जो है डिफरेंस आएगा ही आएगा। अब एक टेबल के थ्रू जो है, अब सेम मेजरमेंट को देखिए कि किस तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें AWG, तो ये जो होता है ये इम्पीरियल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के थ्रू जो है वो डिफाइन किया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने बताया अमेरिकन सिस्टम में इंचेस का इस्तेमाल जो है वो मेजरमेंट के लिए किया जाता है, जबकि अगर जो SWG ब्रिटिशर्स का है और IC मेजरमेंट सिस्टम है, इसमें क्या होता है, ये जो मेजरमेंट होती हैं ये मीट्रिक सिस्टम में होती है, ठीक है। अब देखिए
एक नीचे चार्ट दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है अमेरिकन SWG में डिफरेंस इस चार्ट के थ्रू हम देख सकते हैं। जैसे कि बात करें, अगर गेज नंबर जीरो है तो जो उसकी साइज होगी वो 0.3249 मीटर, इंच, और mm में 8.25 mm होगी। वाइल अगर हम SWG की बात करें तो आपने यहाँ पे देखा ये 4 डिजिट, पॉइंट के 4 डिजिट तक है, और यहाँ पे आपको पॉइंट के 3 डिजिट ही मैच कर रहे हैं, ठीक है। 4th डिजिट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ब्रिटिश में। और mm में बात करेंगे तो 8.23 है। ऐसे ही अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 23rd नंबर गेज की बात करते हैं तो इसकी जो AWG साइज है वो 0.0226 है ना। और mm की बात करें तो 0.574 है। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि गेज साइज बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हमारी साइज जो है वो कम होती जा रही है ना। और जैसे जैसे साइज छोटी रहेगी तो गेज की साइज जो है वो बड़ी रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अलग अलग जो स्टैंडर्ड क्या नाम है आपके वायर गेज के, उसमें जो है आप देख सकते हैं। और जनरली क्या होता है कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग स्टैंडर्ड होने की वजह से जो इंटरचेंजेबिलिटी है वो भी पॉसिबल नहीं हो पाती है। इस तरीके से जो है हमारा ये वायर गेज है। तो जो भी वायर, जिस भी वायर का मेजरमेंट करना होता है उसको हम इसके बीच में प्लेस करके और उसकी जो है डायमीटर को हम मेजर कर लेते हैं। तो ये रहा आपका टोटल जो है रिमेन टॉपिक सेकेंड यूनिट में जो हमने अभी तक कवर किए हैं। वो है आपके वायर गेज, उसके अलावा फीलर गेज, उसके अलावा हमने स्लिप गेज की कुछ और प्रॉपर्टीज देखी, और सिलेंडर बोर गेज के बारे में भी डिटेल में हमने डिस्कस करा। रिंगिंग क्या प्रोसेस होती है स्लिप गेज में उसको भी पढ़ा है। स्लिप गेज के बारे में मैंने आपको पहले भी बात करें तो M87 जो है सेट, उसके बारे में बात करी थी, उसके नंबर ऑफ कितने जो है गेज होते हैं, ये सब चीज़ें जो हमने डिस्कस करी थी। तो जो नेक्स्ट यूनिट में हम देखेंगे वो हमारा कंपरेटर होगा। कंपरेटर के बारे में जो है एज पर आवर न्यू सिलेबस कंपरेटर जो है वो हमारा सेकेंड यूनिट में ही दिया हुआ है। तो अभी हम कंपरेटर के बारे में डिस्कस नेक्स्ट यूनिट में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन।